खड़ा है यार। आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी में समाजवादी पार्टी के बड़े फैसले की, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को अखिलेश यादव ने अपने चाचा को निराश करते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष तैनात कर दिया है। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में आए सैलाब ने कैसे लील ली 3 होनहारों की जिंदगी। वहीं तीसरे और अंतिम सेगमेंट में बात करेंगे पेरिस ओलंपिक की, जहां आपको बताएंगे एक भारत की एक बेटी ने कैसे रच दिया इतिहास। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष तैनात कर दिया है। लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया है। दरअसल पार्टी के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष चुनने का फैसला पार्टी प्रमुख पर छोड़ दिया था। माता प्रसाद पांडे को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता रहा था। पांडे सिद्धार्थनगर के इटवा से विधायक हैं और 7 बार चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी दिन से चल रही चर्चा यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर अब विराम लग चुका है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ब्राह्मण फेस माता प्रसाद पांडे के नाम पर मोहर लग चुकी है। सपा ने पत्र जारी करते हुए इसका ऐलान किया है। सिद्धार्थनगर के इटवा से 7 बार के विधायक माता प्रसाद अखिलेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही महबूब अली को सपा ने विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ RK वर्मा को उप सचेतक की जिम्मेदारी दी है। हर संभव प्रयास करूंगा कि विधानसभा में जो इस सरकार की द्वारा उपेक्षित वंचित लोग हैं उनकी समस्याओं को हम उठाएं। साथ ही जो समाज की कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, चाहे वो बिजली के मामले में हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में हो, चाहे अराजकता के मामले में हो, सारे विषयों पर हम यहाँ सरकार को घेरने की कोशिश करें। 5 दिन का सदन है। अब हम लोग आग्रह किए थे कि भाई 5 दिन और बढ़ाओ। अब ये सरकार तय करती है कि हम कितने दिन चलावें। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे चले, जिससे सारी समस्याओं पर चर्चा हो सके। बैठक में क्या कुछ बातें हुई? क्या मुद्दे रहे हैं लेकर के कल समाजवादी? देखिए, ये जो बैठक नेताओं की होती है उसमें आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती है। उसमें सरकार विपक्ष से मांग करते सहयोग की अपेक्षा करती है और विपक्ष जो है अपनी बातें उनके समक्ष रखता है। इतनी सी बात है। वो कौन से मुद्दे होंगे जो इस मानसून सत्र में? वो सारे मुद्दे हैं। देखिए, मुद्दे बहुत हैं। इस सरकार ने इस सूबे को विकास के कहते कहते इसको विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए इतने मुद्दे हैं कि उस पर 5 दिन में कैसे हम बहस करें, कैसे हम घेरें सरकार। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पार्टी मुख्यालय पर अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विधायकों ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जिम्मेदारी छोड़ दी थी। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। वहीं माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर उन्हें बधाई दी।
अति वरिष्ठ समाजवादी नेता श्री माता प्रसाद पांडे जी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। श्री माता प्रसाद पांडे जी का विधानसभा और उसकी स्वस्थ परंपराओं को जानने और समझने और मानने मनवाने का जो दीर्घ अनुभव रहा है और जिस प्रकार ये विधि और विधि के निर्माण की प्रक्रिया के ज्ञाता हैं, उसका लाभ न केवल सपा के सभी विधायकों बल्कि सदन में अध्यक्ष महोदय से लेकर मुख्यमंत्री जी और उनके सभी मंत्रियों और विधायकों को भी मिलेगा। आशा है वो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में संविधान की सशक्त परंपरा का मार्ग सदैव प्रकाशित करके सही दिशा दिखाते रहेंगे। वहीं माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ये इंटरनल मामला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम सपा के लिए चिंता का सबक बने हैं। वहीं विधानसभा में कांग्रेस की नेता अनुराधा मिश्रा ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है, जिसको चाहे करें, परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के जो परिणाम हैं, ये समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में बहुत चिंता का सबब बनने वाले हैं। जो पुरानी हिंदी फिल्मों को कहते हैं ना, पुराना आशिक लौट के आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो उन्होंने हरी हरी फसल तैयार की थी, यूपी के 2 लड़कों में से अब एक लड़का बड़का हो गया है। 2 लड़के बराबर के तो नहीं रह सकते। अब अखिलेश जी ये तय करें कि उनके लिए भविष्य में कहाँ कहाँ से समस्या आने वाली, वो इस पर ध्यान दें। वो किसी को क्या नियुक्त करें, ये उनका नितांत व्यक्तिगत विषय, उससे कोई उस पर हम लोगों को टिप्पणी नहीं। देखिए, इस समय विपक्ष में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। ममता जी क्यों गई दिल्ली? क्योंकि कांग्रेस ने लीड ली थी कि विपक्ष के कांग्रेस के सीएम नहीं आएंगे तो कांग्रेस के पीछे लग्गू बने हुए नहीं देखना चाहते, तो उन्हें वहां जाना था और वहां जाकर कुछ ऐसा करना था जिससे नजर आए कि वो कांग्रेस से कुछ अलग कर रही है और अट्रैक्शन कांग्रेस से ज्यादा खींचने में सफल। तकनीकी दृष्टि से बहुत स्पष्ट किया गया। निर्मला सीतारमण जी ने भी स्पष्ट किया कि कोई माइक नहीं बंद किया गया था। निर्धारित समय जो जिन मुख्यमंत्रियों का था सबको वो दिया गया, नेक्स्ट स्टेज में उनको बोलना था, परंतु वो ऐसा क्यों कर रही है? और आपने उनकी बाइट ध्यान दी, वो बाहर निकल के क्या बोली? उससे कहा गया इसका मतलब बंगाल का अपमान। उन्होंने कहा नहीं, ये सारी रीजनल पार्टीज का अपमान है। ममता जी उस खौफ को दिखा रही हैं, बता रही हैं जो रीजनल पार्टीज के मन में आ गया है कांग्रेस के राइज करने के बाद। AIUDF बदरुद्दीन अजमल की कीमत पे असम में बढ़े हैं, हमारे साथ है JDS, उसका वोट खाकर कर्नाटक में बढ़े हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में बढ़े हैं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की कीमत पे महाराष्ट्र में बढ़े हैं, और यहाँ समाजवादी पार्टी की कीमत पे उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। वरना कोई सोचे हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दरअसल कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में आए पानी में डूबने से 3 होनहार छात्रों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में लिया गया है। हादसे के बाद दिल्ली के आईजी ने संभागीय आयुक्त से कोचिंग सेंटर हादसे पर रिपोर्ट मांग ली। वहीं घटना के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी इस घटना में लापरवाही के आरोप लगा रही है।
देश की राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे का सबब बन गया, जब राव IAS स्टडी सर्किल के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। अचानक बेसमेंट में पानी इतनी तेजी के साथ आया कि लगा जलजला आ गया हो। पानी भरका देख उसमें से अधिकतर तेजी के साथ बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन 2 छात्राएं और 1 छात्र वहीं फंसे रह गए और बेसमेंट में भरे पानी में डूबने की वजह से तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद दिल्ली के LG VK सक्सेना ने गहरी संवेदना जाहिर की है और कहा कि देश की राजधानी में इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं है। LG ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा की तैयारी में जुटे 3 प्रतियोगियों की मौत, 23 जुलाई पटेल जल भराव से संबंधित बिजली के झटके से एक अन्य छात्र की मौत से बहुत दुखी हूँ। भारत की राजधानी में ऐसा होना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। मैंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों के आपराधिक कदाचार के कारण खोए अनमोल युवाओं के जीवन को कोई भी वापस नहीं ला सकता है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनके दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। तो वहीं राजेंद्र नगर की इस दर्दनाक घटना के बाद राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। इस लापरवाही को लेकर जहां छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी का कहना है ये साफ तौर पर नालों की सफाई न होने की वजह से दुर्घटना हुई है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। मैं स्वयं वहां लगभग 3 घंटे रहा हूं। वो दृश्य आप देख नहीं सकते। और आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में अगर इतना पानी उस बेसमेंट में जा रहा है, वो जो नाले ओवरफ्लो कर रहे थे, लगातार हमारी NDRF की टीम से बात हो रही थी। उनको समस्या यही आ रही थी कि पानी बहुत गंदा है, कीचड़ है। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने उन्हें भेड़ बकरियों की तरह एक कमरे में ठूस के डाल दिया। और बेशर्मी देखिए उनकी मेयर कल एक इंटरव्यू में बोल रही हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और अभी अभी मौसम विभाग का एक मैसेज आया, अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है कि दिल्ली में तो अभी बारिश का अभी काखा का भी नहीं हुआ है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी विभाग हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जो लोग इसमें दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ ये जो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, इनके परिवारजनों को तुरंत 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दीजिए सर। कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है, कोई हादसा नहीं, इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूं। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता
ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है, राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाई। कोई मानव निर्मित ही कहूंगा मैं इस घटना को, दुर्घटना को। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। माता पिता देश के कोने कोने से अपने बच्चों को भेजते हैं कि दिल्ली में जाओगे, अपने सपने पूरे करो, कोचिंग लो, आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाए तो आप बताइए कौन दिल्ली पर भरोसा करेगा और अपने बच्चों को यहाँ भेजेगा? देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है। एमसीडी हो या सरकार हो, ड्रेनेज सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है? क्या ड्रेनेज सिस्टम में वो दुरुस्त रखा गया था? ये तमाम, आज से 1 हफ्ता पहले पटेल नगर में एक बच्चा गेट पर हाथ लगाया और उसको करंट आ गया, वहां मर गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ये मानव निर्मित है। सर, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, वो स्ट्रीट्स हैं, वो कई स्ट्रीट जो हैं बच्चे चेंजेस हुए हैं, वो जलवोट के अंडर में आती है, एमसीडी के अंडर में जो छोटी रोड्स है वो आती हैं, और अगर डिसिल्टिंग नहीं होती है और इस तरीके से काम नहीं हो रहा है, एक तरीके से आपको नहीं लगता पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है? और ऐसे में मुख्यमंत्री जरूर जेल के अंदर हैं, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पे दिल्ली वालों को, देखिए, दिल्ली वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलजी को देखना है, जल बोर्ड को देखना है या एमसीडी को देखना है। दिल्ली वालों की जेब से तो जो टैक्स जा रहा है वो जा ही रहा है। अब किसको देखना है वो चिंता भी दिल्ली के नागरिक करें, ये तो संभव नहीं है। डीसिल्टिंग हो, नालों की सफाइयां हो, समय पे ड्रेनेज सिस्टम साफ हो, कहीं कोई तो व्यवस्था हो। लेकिन 10 साल से दिल्ली में हमने देखा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है और कुछ नहीं। इस बीच घटना स्थल पर पहुंची मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि एमसीडी की गलती मिलने से दोषी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आप सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और उस पानी भराव की वजह से, जल भराव की वजह से कुछ बच्चे बेसमेंट में ट्रैप हो गए। कल जैसे ही घटना का मुझे पता लगा, मैं मौके पर पहुंची और जायज़ा लिया। एनडीआरएफ की टीम ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये बहुत दुखद और अनफॉर्चुनेट है कि 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को आज मैंने एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। और जो घटना कल हुई उसको भी ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी मामले की जांच हो और जो भी अधिकारी जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर, उस पर कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। मैंने भी अधिकारियों से बातचीत की है और बातचीत से मालूम हुआ है जो कल राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में घटना हुई, उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में दे दिया गया था और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि वो बेसमेंट या तो स्टोरेज के लिए यूज हो सकती है या पार्किंग के लिए। अब ऐसी दिल्ली में और भी कोचिंग सेंटर्स होंगे जिनमें बेसमेंट में इस तरह की लाइब्रेरी या क्लासेस चल रही होंगी। उन सभी कोचिंग सेंटर्स पे
जिन्होंने हमारे जो बायलॉज हैं एमसीडी के उनका उल्लंघन किया है उन पर एक्शन हो, और जो उन प्रॉपर्टीज का मिसयूज कर रहा है उन पर एक्शन हो। मैं दिल्ली की जनता को आश्वासन देती हूं कि इस तरह का कोई भी हादसा दोबारा नहीं होगा। हम पूरा प्रयास करेंगे और जो जो एक्शन हमारी तरफ से बन पाएगा, जिन्होंने उल्लंघन किया होगा और जो अधिकारी जिम्मेदार होंगे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से घटना घटी है, और इसके लिए सरकार ने त्वरित गति से इसे जांच करने के निर्देश दे दिए कि उसकी जांच हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहा है। दूसरा, जो बेसमेंट्स में इलीगल जो कोचिंग चल रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है उस पर कार्रवाई करने का भी एमसीडी निर्देश दे दिया। क्या अपडेट है? देखिए, अभी पानी तो निकल गया है, लेकिन एनफ इज़ एनफ। दिल्ली के अंदर सिर्फ वो राजेंद्र नगर नहीं बल्कि बहुत सारे इलाकों में इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट्स को पूरी तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, पानी सड़क से निकल रहा था, इनके बेसमेंट में बच्चे पढ़ रहे थे, जो कोई गाड़ी निकली है और वो दरवाज़ा उनका गेट टूटा है जिसके कारण से बेसमेंट में पानी गया है। लेकिन बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी ऑफिसर इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तो पूरी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप जो कार्रवाई की बात करें सरकार आपकी, और जो गटर के पानी की बात की जा रही है, तो उनकी जिम्मेदारी भी अब आम आदमी पार्टी के सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि गटर का पानी डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं, उसमें है कमी पूरी तरह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। आज तो चलिए पानी है, कल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कल कोई और चीज़ भी हो सकती है, पिछले दिनों से। तो बहुत सारी जल जमाव होता है, एमसीडी की कहीं ना कहीं नाकामी रही है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग। दरअसल राजेंद्र नगर की घटना के बाद ये सवाल उठता है कि कोचिंग में इतना पानी कैसे भर गया, जिससे छात्रों के डूबने जैसी हालत बन गई। इसे लेकर चश्मदीदों ने हैरान करने वाली बात बताई है। चश्मदीद छात्र के मुताबिक बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी के करीब 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद होने पर जैसे ही हम बाहर निकले तो सामने से बहुत तेज प्रेशर के साथ पानी आ रहा था। जब तक हम लोग लाइब्रेरी खाली करते तब तक घुटनों तक पानी भर चुका था। एक छात्र का कहना था कि पानी का फोर्स इतना था कि इमारत का गेट भी गिर गया और पानी लाइब्रेरी वाले बेसमेंट में चला गया। वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को लेकर नगर निगम से शिकायत भी की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों और स्टाफ की जान के खतरे की अंदेशा भी जाहिर किया गया था, लेकिन नगर निगम ने इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा नाम सुनीता है जी। मैं ग्राम पंचायत बिगाड़ की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का या जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ है, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। और बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की, जहां भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने आज इतिहास रच दिया है। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए मेडल का खाता खोल दिया। मनु ओलंपिक में मेडल जीतने वाली
भारतीय पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। मनु ने फाइनल में कुल 221.7 अंक जुटाए। भारत का मौजूदा पेरिस ओलंपिक में यह पहला मेडल है। साथ ही ओलंपिक के इतिहास में भारत का शूटिंग में 5वां मेडल रहा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनु भाकर ने देश को दिलाया पहला पदक। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के पदक का खाता खोल दिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में मनु ने शुरू से ही तीसरा स्थान बरकरार रखा और तीसरा स्थान ही हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया की 2 एथलीट्स ने जीता। वो एजिन 243.2 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और किम एजी ने 241.3 के स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे स्थान पर रही थी। वह शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट है। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बोली मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का मेडल का खाता खुल गया है। यह खाता स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने खोला है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 के साथ ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया है। निशानेबाजी में मनु कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर ने अपने बयान में श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं और आखिरी पलों में उनकी ही बातों को ध्यान में रखते हुए मेडल पर निशाना साधा। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर ने वो रोज गीता पढ़ती है। साथ ही वो अपने कर्म करने पर काफी विश्वास भी करती है। वो भविष्य को लेकर ज्यादा नहीं सोचती है। Even more medals, as many as possible. So we are looking forward to as many events as possible this time. And the entire team has worked really hard. And personally for me, the feeling is really surreal. I feel that I did a good job. I put in a lot of effort. And even till the last shot, I was just fighting with all energy that I had. And this was a bronze, but I'm really grateful that I could win a bronze for India. Maybe better next time. Yeah. Manu, just take us through the final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Just do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. Manu, from Tokyo to here, take us through what all the emotions have been and what is going on in your mind right now. Okay, so after Tokyo, I was very disappointed, and how the events turned out to be for me were not very. प्रधानमंत्री मोदी ने मनु को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ऐतिहासिक पदक पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला दिलाने के लिए मनु भाकर को बधाई। यह कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने मनु भाकर को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा, पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत की पदक तालिका खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वह शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनका यह कारनामा कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। मैं कामना करती हूं कि वह भविष्य में उपलब्धियों की और अधिक ऊंचाइयां छुएं। मैं भी गर्व महसूस कर रहा हूं कि बेटी ने प्राउड मोमेंट ला दिए देश के लिए। देश का पहला मेडल लेके आई है और बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं और इसी खुशी के साथ साथ में हम सभी देशवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी खुशी को मिलाने में मदद की। स्पेशली खेल मंत्रालय में जहाँ पे NRE फेडरेशन, नेशनल कोचेज जसपाल कोच, देन आपका OGQ एंड हरियाणा स्टेट फेडरेशन एंड फिजियो एंड बहुत स्पोर्टिंग स्टाफ जो
आप नॉर्मली नहीं पता चलता, जो लाइमलाइट में नहीं रहते, उन सब की एक मेहनत होती है, उसे खिलाड़ी नहीं कर दिखा। सर, विजेता का बहुत संघर्ष होता है उसकी जीत के पीछे, मनु का कितना संघर्ष रहा, कितने समय से तैयारी कर? नहीं, मनु शूटिंग में पिछले 7.5 साल से है और वो लगभग हर टूर्नामेंट जीत चुकी थी, सिर्फ ओलंपिक की बाकी थी और आज उसने ये भी कंप्लीट कर दिया। यूथ ओलंपिक से लेके वर्ल्ड चैम्पियनशिप का गोल्ड जीता हुआ है, यूथ ओलंपिक का गोल्ड जीता हुआ है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन गेम्स का गोल्ड जीता हुआ है, एशियन चैम्पियनशिप के गोल्ड जीते हुए और वर्ल्ड कप के गोल्ड जीते हुए। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में यही बाकी था ओलंपिक का मेडल, एंड अभी उसने ये भी। क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे अब? हाँ, कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ, अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ, ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा, बढ़िया बेटा। मेडल जीतने पर मनु के परिवार में खुशी की लहर। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की दादी ने कहा कि मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके यहाँ आने पर हम सभी उनका स्वागत करेंगे, मैं उनके लिए विशेष भोजन तैयार करूंगी। मनु भाकर के पदक जीतने के बाद उनके परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर की है। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं मनु के पिता ने कहा कि पूरे देश को मनु पर गर्व है, उनके 2 इवेंट बाकी हैं, हमें उम्मीद है कि वह बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मनु को सरकार और फेडरेशन से काफी सहयोग मिला, देश की जनता के आशीर्वाद से ही वह यह हासिल कर सकी, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद मनु के चाचा ने कहा कि थोड़ी निराशा हुई क्योंकि हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे, यह भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, वह आगामी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेंगी और उम्मीद है कि वह एक गोल्ड मेडल भी जीतेंगी। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस 2024 में अपने दूसरे ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में डेब्यू किया था, लेकिन 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन के दौरान उनकी पिस्टल खराब हो जाने के कारण उन्हें मेडल से वंचित रहना पड़ा। मिक्स्ड टीम 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भी वह पदक हासिल करने से चूक गई थी। पेरिस 2024 ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिता में 22 साल की मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा कर रही है। वह 21 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम से कई व्यक्तिगत स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाली एकमात्र एथलीट है। देखना यह रहेगा कि क्या मनु भाकर बाकी मुकाबलों में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीत पाएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।